आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि जो रफ्तार है रोशनी की वो डिफरेंट मीडियम के अंदर कैसे होती है। अब डिफरेंट मीडियम से क्या मतलब है? हमारे पास तीन तरह के मीडियम होते हैं, जिसमें पहला जो अगर हम बात करें वो है गैस। जिसकी एग्जांपल की बात की जाए, जो हवा होती है उसको कहते हैं, जैसे कि एयर। जबकि मीडियम जो है वो लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड जैसे कि जो पानी होता है ना, लिक्विड यानी पानी की एग्जांपल, एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है जो कि एक लिक्विड है। पानी क्या है? वाटर क्या है? एक लिक्विड है। जबकि जो मीडियम है वो सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड जैसे कि अगर हम बात करें प्रिज्म की, जो कि एक गिलास है, एक मतलब आप कह लें गिलास से मिलकर बना होता है, तो ये एक सॉलिड है। तो हमारे पास ये तीन तरह की मीडियम हो सकते हैं। और साथ चूंकि जो रोशनी है, लाइट है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कि इसको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, मतलब ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ये जो लाइट है ना, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसको कोई मीडियम चाहिए नहीं होता ट्रेवल करने के लिए। इसका मतलब है कि जो रोशनी है वो वैक्यूम के अंदर भी क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। तो फिलहाल हमारे पास जो मीडियम आप कह लें वो है गैस, लिक्विड और सॉलिड। और साथ वैक्यूम को भी हम देखेंगे। तो इन चारों में स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार क्या होती है, ये हम देखेंगे। और अगर वैक्यूम से गैस में जब रोशनी जाती है, लाइट जाती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? लिक्विड में जाती है तो क्या होता है? इस तरह गैस सॉलिड में जाती है तो क्या होता है? स्पीड में क्या फ़र्क आता है? तो वो आज हमने देखना है। अब ये देखने से पहले ज़रा लाइट के बारे में हम थोड़ा जानें कि जो लाइट है वो इसकी ड्यूअल नेचर होती है, यानी दो तरह की इसकी फितरत होती है। नेचर मतलब फितरत। अब ड्यूअल नेचर से मैंने जैसे बताया कि दो तरह की नेचर। तो पहले न्यूटन जो थे वो एक मतलब उसकी सजेशन थी, उसका ख्याल था कि जो लाइट है वो पार्टिकल के तौर पे एक्ट करती है। पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि जो रोशनी है, जिसको अगर मैं आपको दिखाऊं कि ऐसे एक रोशनी बिल फर्ज आ रही है, तो ये जो रोशनी है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। यानी एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, जिन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन। लेकिन उसके बाद क्या है कि वेव, जो नेचर है, सॉरी, जो लाइट है उसको वेव के तौर पे देखा गया और वेव के तौर पे इसके ऊपर काम किया गया। वेव जो कि बेसिकली एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी जगह लेकर जाने में जो एक मतलब एक मीडियम होता है, आप कह लें कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है। तो पहले तो एक न्यूटन ने इसका एक मतलब एक अंदाज़ा दिया, आप कह लें कि एक सोच दी कि वो एक पार्टिकल है, क्या? लाइट। लेकिन बाद में वेव के नेचर के ऊपर बहुत काम किया गया, लेकिन उसके बाद पार्टिकल नेचर के ऊपर भी बहुत बाद में काम किया गया। लेकिन फिलहाल चूंकि हमारा ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो हम फिलहाल इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं कि ड्यूअल नेचर है, जिसमें एक पार्टिकल है जो कि एनर्जी पैकेट्स और जिनको फोटॉन्स कहते हैं उस फॉर्म में। जबकि दूसरी नेचर क्या है? वेव वाली नेचर है, यानी लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती है। अब ये इन द फॉर्म ऑफ वेव तो ट्रेवल कर रही है। अब हमें जैसे मैंने बताया कि वैक्यूम के अंदर, पहले बात करते हैं वैक्यूम के अंदर कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम के अंदर कितनी है। और उसको देखने से पहले ज़रा हम ये भी तो सोचें कि क्या वैक्यूम के अंदर ये रोशनी ट्रेवल करती है? तो इसका जवाब है हाँ। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि जब हम ज़मीन की बात करते हैं और ज़मीन की तरफ जो रोशनी आती है वो कहाँ से आती है? सूरज से। अब फिलहाल इस तस्वीर में अगर आप देखें तो समझें ये सूरज है और ये क्या है? ज़मीन। और जब सूरज से जमीन की तरफ रोशनी आती है तो वो क्या है कि बीच में एक ऐसी जगह आती है, फर्ज करें ये अर्थ की इर्द गिर्द एटमोसफेयर है, और एटमोसफेयर के बाद मतलब आप कह लें कि एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता, यानी कोई पार्टिकल, कोई हवा के ज़रात, कुछ भी गैस वगैरह, कुछ एयर के पार्टिकल्स नहीं होते, कोई एटमोसफेयर नहीं होता, यानी वहाँ पे हवा होती है, यानी वैक्यूम होता है। तो क्या जब रोशनी उस हला से होती हुई, वैक्यूम से होती हुई हमारे ज़मीन तक नहीं आती, क्या वहाँ पे आगे रुक जाती है? नहीं, तो हवा उस वैक्यूम से होते हुए हमारी ज़मीन तक आती है। इसका मतलब है जो रोशनी है, लाइट है, वो इस वैक्यूम से होते हुए आ रही है। इसका मतलब वो स्पीड, जो लाइट है वो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है। और वैक्यूम में जहां कोई रुकावट नहीं है रोशनी को, जहां कोई रुकावट नहीं है लाइट रेस को, वहां पर इसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। और वो कितनी होती है हमारे पास? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये सी से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये है क्या? बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब वैक्यूम में तो देख लिया, अब जरा हवा की बात करते हैं। फर्ज करें कि ये आपके पास कोई ना कोई हवा है, ठीक है। और
जो लाइट रेज है यानी रोशनी है वो जब इस हवा के अंदर आती है तो हवा के अंदर तो पार्टिकल्स होते हैं, और जब पार्टिकल से वो टकराती है स्पीड ऑफ लाइट सॉरी लाइट जो है, तो जाहिर है रुकावट उसको सामने मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको रुकावट की वजह से उसकी जो स्पीड है, रफ्तार है, वो कम होगी, हो जाएगी जाहिर है फिर। और वो कितनी होती है, तो वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है 2.9 इंटू 10⁸ जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। और इसको फिलहाल हम वी तो कह रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, लेकिन इसको हम वैसे अपनी आसानी के लिए फिलहाल 1 कह देते हैं। क्यों कह रहा हूँ बाद में समझ आ जाएगी क्यों कह रहे हैं हम। अब आगे सब फर्ज करते हैं कि लिक्विड यानी कि पानी पड़ा हुआ है, और यही रोशनी की जो किरणें हैं वो जाहिर है आप समझें कि वो अब पानी के अंदर दाखिल होने लगी हैं। तो अब पानी के अंदर इन लाइट रेस को क्या होगा, जाहिर है अब पानी के अंदर रुकावट और ज़्यादा है। क्यों? क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं हवा की तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें गैस के अंदर, सॉरी गैस कह रहा हूँ लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे के करीब करीब होते हैं निस्बतन हवा के। तो जाहिर है यहाँ पर आप समझें कि रुकावट और बढ़ गई है। तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस जो होता है लिक्विड के अंदर वो बहुत थोड़ा होता है, जिसकी वजह से आप कह लें रुकावट ज़्यादा है। रुकावट जाने होने से जो स्पीड ऑफ लाइट है किसके अंदर, वाटर के अंदर, लिक्विड के, किसी और लिक्विड की फिलहाल हम बात नहीं करें, फिलहाल हम पानी यानी वाटर की बात करें, तो वो कितनी है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी देखें पहले 2.9 थी और अब पानी के अंदर कितनी हो गई है 2.3 और कम हो गई है। और क्यों कम हुई है? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रुकावट है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू आइटम्स हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर, वो डिस्टेंस बहुत थोड़ा होता है, जिसकी वजह से आप कह लें रुकावट ज़्यादा होती है। और ये रोशनी की किरण यानी लाइट रे जो है फर्ज करें यहाँ से होते होते आगे किसी सॉलिड के ऊपर जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिज्म ले आया हूँ जो कि गिलास से मिलकर बना होता है, और गिलास एक सॉलिड है। तो रोशनी की किरण जब यहाँ से होकर सॉलिड के अंदर जाती है, या मैं एरो भी चलें बता देता हूँ, एरो भी लगा हुआ है यानी नीचे की तरफ जा रही है, और जब ये सॉलिड के अंदर यानी गिलास के अंदर आती है तो जाहिर है जो डिस्टेंस बिटवीन एटम लिक्विड के अंदर था अब उसको और मजीद छोटा कर लें, यानी जो सॉलिड है उसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अब जो रुकावट आप जिसको कह रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो स्पीड है सॉलिड के अंदर, और फिलहाल हम स्पेसिफिकली गिलास की बात कर रहे हैं, तो वो जाहिर है और कम होगी। और वो कम होते होते कितनी स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास कितनी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि पानी से भी क्या है कम है। अब हमने ये देखा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रोशनी लाइट स्पीड ऑफ लाइट जा रही थी तो उसकी स्पीड के अंदर क्या आ रहा था, कमी आ रही थी, तब जब हम गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड के अंदर जा रहे थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी कम होगी या कितनी ज़्यादा होगी, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करे, मीडियम के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि गिलास जो है उसका मीडियम ऐसा है कि स्पीड ऑफ लाइट उसके अंदर कम है, इसी तरह लिक्विड का मीडियम ऐसा है कि उसकी अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हवा के निस्बतन कम है। तो ये जो कितनी कम या कितनी ज़्यादा होगी स्पीड, ये एक फैक्टर, एक नंबर जो है वो हमें बताता है। और वो नंबर क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। और ये हमें ये बताता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम के अंदर या आप कह लें किसी दूसरे मीडियम के अंदर कितनी होगी, उसके ऊपर क्या फ़र्क आएगा, किसके लिहाज से, वैक्यूम के अंदर जितनी उसकी स्पीड थी उसके लिहाज से। अब जैसे मैंने शुरू में एक चीज़ आपको बताई कि इसको मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को मैंने v1 कहा था, इसको v2 कह देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इसके साथ लिख दूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ v2, जबकि ये जो ये वाली गिलास के अंदर स्पीड है ये क्या है v3। और हमने ये देखा कि v जो है v1 जो है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, v2 से, और उससे ज़्यादा v2 से ज़्यादा सॉरी v2 से कम किसकी है, v3। यानी सबसे जो कम स्पीड है लाइट की वो किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड, और फिर सबसे ज़्यादा आप कह लें कि किसके अंदर है, बाकी दो सॉलिड और लिक्विड के लिहाज से ज़्यादा किसमें, हवा के अंदर, और उससे भी ज़्यादा किसके अंदर है, वैक्यूम के अंदर, जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं। अब कितनी कम है कितनी ज़्यादा है ये हमें ये नंबर इफेक्टिव इंडेक्स बता रहा है, और जिसको ये हम फार्मूला जिसका क्या है सी ओवर वी, यानी इस
पर्टिकुलर मीडियम के अंदर जितनी भी स्पीड है, अगर आप उसको नीचे रखें और किसके लिहाज से आप देख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिहाज से, तब आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अब हमें ये बात फिर हम आसानी के लिए हम अपनी वो क्या करते हैं कि हम पानी नहीं है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। अब जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उस लिहाज से क्या होगा कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उतनी ही कम होगी उस मीडियम के अंदर। अब हम ज़रा पानी के लिए निकालते हैं और हमें पता है कि पानी के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, 2.3 इंटू 10⁸, जिसको अगर मैं इस v की जगह लिखूं तो ये v की जगह ये आ गया, जबकि ऊपर c के लिए हम क्या करते हैं, पहले डैश लगाते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है हमारे पास, 3 इंटू 10⁸, जिसको मैंने c की जगह लिखा और ये मैंने आपके पास ले आया। अब अगर हम 10⁸ देखें तो ये भी इधर 10⁸ है और इधर भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, 3/2.3 आ गया। अब अगर हम कैलकुलेटर से 3 डिवाइडेड बाई 2.3 करें, जो कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 2.3, तो वो आंसर आ गया आपके पास 1.3। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी के लिए वो कितना है, 1.3। अब इसी तरीके से अगर हम गिलास के लिए करें तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो उसकी वैल्यू है 1.5। और उसके लिए ज़ाहिर हम क्या करेंगे कि हम स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3.3 इंटू 10⁸ है, इसको बजाय इसके कि पानी से डिवाइड करें, हम इसको गिलास से डिवाइड करते हैं, जो कि क्या है 2 इंटू 10⁸। तो यानी यहाँ पे क्या आप समझे कि 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 तो अब नहीं है, तो ये 10 के और ये जो इंटू 10⁸ है ये तो गेन कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या रह जाएगा, गिलास के लिए 2, और 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास किसके बराबर होता है, 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, 1.5 के। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, गिलास के लिए, वो क्या है, 1.5। अगर आप देखें तो 1.5 ज़्यादा है या 1.3, जाहिर है 1.5 ज़्यादा है ना, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड उतनी कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतनी स्पीड वहाँ पर ज़्यादा होगी। किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है। और ऐसा फिलहाल हमारे जो पानी और गिलास की अगर हम बात करें और हवा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन एटम्स गिलास के अंदर क्या होता है, ज़्यादा बहुत कम होता है, जबकि लिक्विड के अंदर और कम होता है, सॉरी थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि गैस के अंदर और ज़्यादा होता है। तो इस वजह से गैस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, रुकावट कम है आसान अल्फाज में गैस के अंदर निस्बतन लिक्विड के और गिलास के। तो आज हमने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, किसके अंदर, मुख्तलिफ मीडियम्स के अंदर कि क्या इफ़ेक्ट होता है उसका, स्पीड ऑफ लाइट का इन मीडियम्स, डिफरेंट मीडियम के अंदर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस थी। तो आज हमने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के बारे में पढ़ा।